हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आप मेरे साथ हैं शक्ति 2.0 में। और आज हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, जरूर मिलेगा। टॉपिक का नाम क्या है आपके पास? मॉडल्स एंड कंडीशनल्स। अब ये होते क्या है? देखिए, मॉडल्स जो है ना, एक ऐसा चैप्टर है। आज मैं आपको तीन चीजें कराने वाला हूं। मॉडल्स भी हैं इसमें, कंडीशनल्स भी हैं, और साथ ही साथ वोकैबलरी भी है। तो मैं इसमें कराने वाला हूं बेटा थ्री थ्री थिंग्स: वोकैब, कंडीशनल्स एंड वोकैब, मॉडल्स एंड कंडीशनल्स। तो मॉडल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं भाई। ये अगर आपको याद हो 8 यूनिवर्सल रूल्स, तो 8 यूनिवर्सल रूल्स में मैंने आपको बहुत गहराई से समझाया था कि मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, बताया था ना। ये जितने भी होते हैं: शेल, शुड, कैन, कुड, may, might, will, would। ought to, must, ये सारे के सारे मॉडल्स। इसके अलावा ये दो और हैं, डेयर और नीड। ये दोनों सेमी मॉडल्स हैं। सेमी मॉडल्स का मतलब है ये दोनों हैं, ये कभी रेगुलर वर्ब है और कभी मॉडल है। ठीक है, अब सवाल ये है, सर मॉडल क्या होता है? मॉडल एक ऐसी वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। मॉडल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसके साथ क्या होता है? इट कैरीज अ मीनिंग, इट कैरीज अ सेंस। एक सेंस ही अपने साथ लेके चलता है। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं या फिर जिन्हें आप ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, आप देखते हैं कि उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। उनका काम सिर्फ टेंस बताना होता है। हमने एक यूनिवर्सल रूल में जाना था ना कि जो मेन वर्ब होती है उसका काम क्या होता है? आपको एक्चुअल मीनिंग बताना। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका काम क्या होता है? आपको टेंस बताना। पर यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आपको मल्टीपल सेंस कैरी कराती है। कभी इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन, कभी ये प्रॉमिस बताती है, कभी ये एम्फेसाइजेशन बताती है, तो कभी ये बताती है कि कहने वाला पोलाइट है, पोलाइटनेस दिखाती है। ठीक है, तो कभी ये जो है क्या दिखाती है? मॉरल दिखाती है। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक मॉडल दिखा सकता है, सिखा सकता है। तो मैं आपको गहराई से बताऊंगा इन सब के बारे में, शेल, शुड, कैन, कुड, इन सब के बारे में। फिलहाल इनके बारे में दो चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, जिसमें से नंबर 1 चीज है ऑलवेज रिक्वायर एन अदर वर्ब। इसके साथ एक और एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए होती है हमेशा। कभी आप अकेला मॉडल नहीं देखेंगे। कभी आपने सुना है आई शेल बाइक, ही कैन स्कूटर, वी कैन लैपटॉप, नहीं हो सकता है ना। तो हमें हमेशा एक वर्ब चाहिए। इस मॉडल के अलावा हमें हमेशा क्या चाहिए? मॉडल के साथ हमेशा एक वर्ब आए। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रेगुलर वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। जो रेगुलर वर्ब होगी वो हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म होगी? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि मॉडल के साथ रेगुलर वर्ब आएगी, और जो रेगुलर वर्ब होगी वो हमेशा कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, तीसरी चीज याद रखिए इसके साथ, डू नॉट यूज TO2
है ना। आई विल टू कम नहीं होता, आई विल कम होता है। आई शैल टू वर्क नहीं होता, आई शैल वर्क होता है। टू का इस्तेमाल इसके साथ नहीं होगा। और साथ ही साथ डिड, डू, डस, जब केस नेगेटिव का या इंटेरोगेटिव का होता है तो हम डिड डू डस से सेंटेंस बनाते थे। जैसे डू यू वांट टू कम, आई डू नॉट वांट टू प्ले, हम ऐसे बनाते थे। लेकिन मॉडल के केस में हम कभी भी डिड डू डस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। आप नहीं कह सकते डू यू शैल, है ना, या फिर डस शी कैन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप किसी भी मॉडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी डिड डू डस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है। पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या है? किसी भी मॉडल के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल भी नहीं होगा, है ना। हमेशा मॉडल ऐसे यूज होते हैं। ही आएगा तो भी विल होगा, आई आएगा तो भी विल होगा, दे आएगा तो भी विल होगा, विल्स नहीं हो सकता किसी भी केस में, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि इन पांच चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये पांच चीजें क्या है? सबसे पहले इसके साथ हमेशा एक दूसरी वर्ब आएगी। दूसरी चीज, वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। तीसरी चीज, इनके साथ टी और टू का इस्तेमाल नहीं होगा। चौथी चीज, डिड डू डस कभी यूज नहीं होगा, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। पांचवी और आखिरी चीज, इनके साथ एस और एस का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये था मोटी मोटी बात इनके बारे में। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो मैं इनके बीच का डिफरेंसेस आपको बताता जाऊंगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इनके बीच का डिफरेंस बताता जाऊंगा। ठीक है, अब एक नजर डाल लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। भाई कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है। क्या होता है? कोई ना कोई कंडीशन होती है। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मैं कहूं अब चाहे आप इसे ऐसे लिखें, इफ यू हेल्प मी आई शैल पे यू। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका मैं करने जा रहा हूं पूरा बाइसेक्शन, इसका पूरा ऑपरेशन करता हूं, इसकी एक एक चीज आपको डिटेल में बता दूंगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। देखिए, इसको लिखने का दो तरीका है। चाहे तो आप इस क्लॉज को पहले लिख दें या फिर ये जो इफ क्लॉज है इसको पहले लिख। ये दो क्लॉजेस है। इसको आप कह सकते हैं मेन क्लॉज, क्योंकि ये मुद्दे की बात कर रहा है। इसको आप कह सकते हैं कंडीशनल क्लॉज। तो भाई इसको कंडीशनल क्लॉज क्यों कहा? इसको कंडीशनल क्लॉज इसलिए कहा क्योंकि इसी में तो कंडीशन है। कंडीशन कैसे पता चला? इसमें कोई ना कोई कंडीशनल वर्ड होगा, जैसे इफ, जैसे सपोज, जैसे व्हेन, जैसे अनटिल, जैसे अनलेस। ऐसा कोई एक कंडीशनल वर्ड देखने को मिलेगा और ये कंडीशन बताता होगा। कहने का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं आई शैल पे यू, मैं तुम्हें पे करूंगा, पर शर्त क्या है? इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे। तो यही तो कंडीशन हुई। अब चाहे इसे पहले लिख दो या बाद में। एक चीज और याद रखनी है कि अगर कंडीशनल क्लॉज पहले आता है तो ये कॉमा आ जाता है ना। इन दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए कॉमा आ जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है, इसे याद भी नहीं करना, है ना। इन दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए कॉमा आ जाता है। लेकिन अगर आप पहले मेन क्लॉज लिख देते हैं, अगर आप पहले क्या लिख देते हैं? मेन क्लॉज लिख देते हैं, तो याद रखिएगा कि हमेशा और हमेशा फिर कॉमा नहीं आएगा और ये कंडीशनल वर्ड जो होगा यही कॉमे का काम करेगा, यही दो सेंटेंसेस को अलग अलग करेगा। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे? फटाफट पहले मैं इसके पॉइंट्स लिख देता हूं।
पहला पॉइंट, आइदर ऑफ द क्लॉजेस कैन बी रिटन फर्स्ट, किसी भी क्लॉज को पहले लिखा जा सकता है, चाहे आप इसको लिखें या इसको लिखें, किसी भी क्लॉज को पहले लिखा जा सकता है। पॉइंट वन। अच्छा भाई, दूसरी बात क्या होगी? डू नॉट यूज द मॉडल इन द कंडीशनल क्लॉज। कितनी बार आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, जैसे I'll go there if it will not rain, है ना, बार बार इसका क्वेश्चन आएगा। I will go there if it will not rain, मैं वहां पे जाऊंगा अगर बारिश नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? कंडीशनल क्लॉज में मॉडल आ गया, गलत हो गया। तो आपको क्या देना पड़ेगा? I will go there if it does not rain। तो डिड डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मॉडल का इस्तेमाल कंडीशनल क्लॉज में नहीं होगा। इन दो बातों को आप याद रखें, ठीक है। तीसरी चीज, कंडीशनल्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स। अलग अलग तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, अभी ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। कंडीशनल्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स बट कह रहा है कि जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, लेकिन वर्ब का इस्तेमाल जो होगा वो किसके हिसाब से होगा? वो टेंस के हिसाब से होगा, दोनों में। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे भी ये सब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ये फर्स्ट फॉर्म तो ये भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसीलिए इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। तो ये तीन तरह के मेन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, फिर इसका क्विक रिवीजन भी करा। चलिए आइए जरा देखते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 में क्या होगा? शी कैन विन इफ यू गाइड हर। एक तरीका हो गया लिखने का। इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या? She could win if you guided her। एक और भी तरीका हो सकता है इसको लिखने का, she could have won if you guided her। तो ये तीन तरह के मेन टाइप हैं। अगर आपने इनको सीख लिया तो कंडीशनल्स आपको आ गए। ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंडीशनल्स के आते हैं, मॉडल से भी ज्यादा, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो इन तीन टाइप में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हुआ? इन तीनों टाइप में ये है टाइप 1, टाइप 2, ये है टाइप 2 और ये है टाइप 3। तो टाइप 1 में आपको सब जगह फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या होगा? एक्सप्रेस प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट या फिर फ्यूचर ये एक्सप्रेस करेगा टाइप 1, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको देखने को मिलेगी। शी कैन विन, वो जीत सकती है, कब? इफ यू गाइड हर। तो शी कैन विन, देखो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म।
हर जगह आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब चाहे आप इसे उल्टा करके लिखेंगे तो भी, एक आध एग्जाम्पल और इसका देके दिखाता हूं। जैसे unless she works hard, she will not pass। क्या मतलब हुआ, जब तक वह मेहनत नहीं करेगी या जब तक वह मेहनत नहीं करती है वह पास नहीं होगी। तो यहां पे भी आप देखिए फर्स्ट फॉर्म, आगे भी जाके सब फर्स्ट फॉर्म में रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। ये बताता है क्या, या तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर जैसा कुछ होता है इसमें। मतलब ये प्रेजेंट का भी सेंस देता है और फ्यूचर का भी सेंस देता है। ये जैसे मैं कहूं अगर मेरे साथ चलोगे तो पिक्चर दिखाऊंगा, सो क्या हो जाएगा, इफ यू गो विद मी, ये कंडीशन हो गई। मुद्दे के बाद क्या है, आई मेक यू वॉच अ मूवी, मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये दूसरी वाली बात जो हुई ये क्या हो गई, ये कंडीशनल क्लॉज नहीं हुआ, ये मेन क्लॉज हुआ, मुद्दे की बात। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, टाइप 2 देखते हैं। शी कुड विन इफ यू गाइड हर। अगर तुम इसे गौर से देखोगे तो यहां जो कहानी बताई जा रही है ये एक्सप्रेस कर रहा है पास्ट, ये पास्ट एक्सप्रेस करे, बीता हुआ पल। शी कुड विन, वह जीत सकती थी, कब, इफ यू गाइडेड हर, अगर तुम उसे गाइड करते। या फिर इस बार कंडीशनल सेंटेंस पहले लिख देता हूं, इफ ही प्लेड वेल he might get selected। अब ये वाला सेंटेंस देखेंगे, इफ ही प्लेड वेल, अगर वह अच्छा खेलता, ही माइट गेट सेलेक्टेड। अब तुम कहोगे सर यहां पे तो आपने सेकंड फॉर्म लगा दी है, सर यहां पे भी आपने सेकंड फॉर्म लगा दी है ना, ये भी सेकंड फॉर्म हो गई, पर विन को सेकंड फॉर्म क्यों नहीं किया? भैया मॉडल आया ना, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मॉडल आया इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये कुड जो है यही बता रहा है टेंस। ठीक है, इन द सेम मैनर ही प्लेड वेल, इसमें बढ़िया, ये बढ़िया, अगर वह बढ़िया खेलता, ही माइट गेट सिलेक्टेड, तो माइट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गॉट नहीं कर सकते, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही माइट गेट सिलेक्टेड। और सिलेक्टेड यहां पे क्या है, गेट की वजह से आया, गेट के साथ थर्ड फॉर्म आई है ना। तो मेन वर्ब यहां पे देखो, माइट जो है ये सेकंड फॉर्म में रहा, तो यहां पे क्योंकि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है तो लगेगी तो फर्स्ट फॉर्म, बट मॉडल पास्ट में लगेगा, है ना। तो इसलिए यहां पे ये सेकंड फॉर्म हो गई और यहां पे ये सेकंड फॉर्म हो गई ना। तो V1 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 V2 V2 ऐसे चलता है। क्लियर है, ऐसे ही यहीं पे हुआ V2, इसमें मैंने कंडीशनल क्लॉज बाद में लिखा है, इसमें कंडीशनल क्लॉज पहले लिखा है। ठीक है भाई, अगला एक और देखते हैं, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अब ये वाला जो है ना, ये पास्ट परफेक्ट दिखाता है, पास्ट का भी पास्ट दिखाता है, पास्ट परफेक्ट। मतलब क्या है, शी कुड हैव वन, वो जीत सकती थी, कब, इफ यू गाइडेड हर। अब ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म आई, हैव वन, यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म करना पड़ेगी। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे मिटा के ठीक कर लेते हैं। इफ यू हैड गाइडेड हर, इस तरीके से ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, शी कुड हैव वन, जो जीत सकती थी, इफ यू हैड गाइडेड हर, अगर तुमने उसे गाइड कर दिया होता। तो ये वाला क्वेश्चन पोर्शन किसमें बना, पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ये कुड हैव, अब देखो कुड के साथ हैड तो लगा नहीं सकते, कुड के साथ या माइट के साथ, वुड के साथ, शेल के साथ, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपने हैव लगा दिया फर्स्ट फॉर्म। और आपको मैंने 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया था कि भाई हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हो गया ना मेंटेन, यहां भी थर्ड फॉर्म और यहां भी थर्ड। समझ आई बात,
समझ आई बात? टाइप 1 में क्या हो रहा है, V1 V1, टाइप 2 में क्या हो रहा है, V2 V2, टाइप 3 में क्या हो रहा है, V3 V3। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने इस सब में आपको क्या पढ़ाया और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार नजर डाल लीजिए, फिर मैं इसका क्विक रिवीजन कराता हूं आपको, एंड देन वी विल मूव फर्दर। देखो भाई, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, मस्ट, ये सारे के सारे मॉडल। मॉडल क्या होते हैं, एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जो अपने साथ एक मीनिंग भी कैरी करती है। वो मीनिंग कुछ भी हो सकता है, कभी वो मॉरल ऑब्लिगेशन बताती हैं, कभी वो कंपल्शन बताती हैं, कभी ऑब्लिगेशन बताती हैं, है ना, कभी रिक्वेस्ट बताती हैं, कभी पोलाइटनेस बताती हैं। फिर मैंने बताया ये दो अलग तरह के वर्ब हैं, इन सब के बारे में आप आगे जानेंगे, रेगुलर वर्ब भी होते हैं और मॉडल। अब सवाल यह है सर, मैं मॉडल को पहचानूं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये मॉडल? तो बड़ा आसान है, इसके 5 नियम। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि इसके साथ हमेशा एक और वर्ब आएगी। कोई भी सेंटेंस देख लो, जितने भी मैंने लिखे हैं, कोई भी सेंटेंस हमेशा उसके साथ एक और वर्ब होगी, एक और वर्ब, एक और वर्ब, एक और वर्ब, एक और वर्ब, हमेशा कोई भी सेंटेंस। दूसरी चीज, वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। अब तुम टाइप 1 देख लो, टाइप 2 देख लो या टाइप 3 देख लो, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आई है। भाई देख लो फर्स्ट फॉर्म, भाई मेरे फर्स्ट फॉर्म, है ना, फर्स्ट फॉर्म और मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वापस आते हैं, डू नॉट यूज TO2, कहीं पे मैंने टू लगाया, कहीं पे भी मैंने टू नहीं लगाया, सीधे वर्ब लगा दी है, आप देख सकते हैं। कहीं पे भी टू नहीं लगाया, सीधे वर्ब लगी है, कहीं पे टू नहीं लगाया, सीधे वर्ब लगी है। इसके बाद डिड टू डज का इस्तेमाल भी नहीं होगा, भाई साहब कहीं पे भी डिड टू डज का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्वेश्चंस में भी। और अगली बात, एस और यस भी नहीं लगाना है मॉडल के साथ। तो मैंने हमेशा ही विल लिखा, ही विल्स थोड़ी लिखा, है ना, शी कैन लिखा, शी कैन्स थोड़ी लिखा, तो शैल और विल भी नहीं लगाया। इतनी बात समझ में आ गई कि मॉडल को कैसे यूज करते। फिर मैंने आपको बताया कि भाई एक नई चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये 3 तरह के होते हैं, है ना, ये 3 तरह के होते हैं। इसमें आपको पहले तो 3 चीजों का याद रखना है कि इसमें 2 क्लॉजेस होते हैं, दोनों में से कोई भी पहले लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने पहले कंडीशनल क्लॉज लिख दिया और यहाँ पे मेन क्लॉज लिख दिया, कोई भी पहले लिखा जा सकता है। दूसरी चीज, किसी मॉडल का इस्तेमाल नहीं होगा किसी भी कंडीशनल क्लॉज में। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे भी दिया, मॉडल है और कंडीशनल क्लॉज है तो गलत हो गया। कंडीशनल आर ऑफ मल्टीपल टाइप, अलग अलग तरह के होते हैं और वर्ब अकॉर्डिंगली यूज होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। मैंने आपको क्या समझाया कि भाई अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में, ये फ्यूचर में है तो ये भी फ्यूचर में। फ्यूचर में होता नहीं है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में तो ये भी पास्ट परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे यू कैन विन तो आपको लिखा पड़ेगा यू गाइड हर। सिंपल सिंपल बनाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ पे जब आप इसे पास्ट में लेके गए तो यहाँ पे आपने सीधे सेकंड फॉर्म लगा दी। यहाँ पे जब आप इसे फ्यूचर में लेके गए, इनके फॉर्मूलाज लिख देता हूं। टाइप 1 फॉर्मेट, टाइप 2 फॉर्मेट, टाइप 3 देखो। अब टाइप 1 में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। इसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल पास्ट में आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल, ये मॉडल पास्ट में होगा, प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये इन तीनों के फॉर्मेट हो गए किसके, मेन क्लॉज के, है ना। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में तो मॉडल यूज होता है। बाकी कंडीशनल तो आसान है, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। ये किस में बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये किस में बना,
पास्ट इंडेफिनिट में, और ये किसमें बना, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर, एकदम क्लियर पिक्चर हो गई होगी। ठीक है, एकदम क्लियर पिक्चर हो गई होगी। अब हम सीधे चलेंगे और करेंगे क्वेश्चंस। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट करेंगे। शुरू में क्वेश्चन आसान है, बाद में कंडीशनल्स आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखो, याद रखो, शेल के दो यूसेज होते हैं। पहला तो ये इंटेंशंस जानना चाहता है, ठीक है। दूसरा, ये पोएट में यूज होता है, पोएट में, याद तुम्हें, पोएट और फ्यूचर में। पोएट में किसके साथ यूज होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। इसके लिए मेरी कंडीशनल 8 यूनिवर्सल रूल वाली क्लास देख लीजिए। और फ्यूचर बताता है फर्स्ट पर्सन के साथ, है ना। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनते हैं। इसमें इंटेंशंस का मतलब होता है जब आप किसी की भावनाएं जानना चाहते हैं। इसके लिए एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, इससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। हाँ, मान लीजिए आप रोड पे हैं और आपने देखा किसी लड़की की स्कूटी खराब हो गई। आपको लगा यार किसी की बहन है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, चलो मैं जाके मदद कर देता हूं। आप मदद करने गए, आपने उससे क्या पूछा, आपने उससे पूछा शैल आई हेल्प यू। आप उसकी इंटेंशन जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं, कर सकता हूं या करूं। ये भाग गई, यू स्टूपिड बॉय। तमीज नहीं बात करने की, बस लड़की देखी अकेली परेशान, आगे बात करने, मौका चाहिए तो तुम्हें बात करने का, पता नहीं क्या क्या तुम्हें इसने उल्टा उल्टा बोल दिया। तुमने उसको बोला मैम यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेल, यू मस्ट ज्वाइन फिजिक्स वाला ना टाइगर सर क्लासेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेल। शेल का मतलब होता है क्या, इंटेंशन। मैं तुम्हारी इंटेंशन जानना चाह रहा हूं, शेल आई हेल्प यू, मैंने ये नहीं कहा मदद कर दूं, तुम्हारे इंजन में घुस जाऊं स्कूटी के। मेरा सिंपल मतलब था कर दूं क्या, परेशान हो तो बताओ। इसीलिए मैं भी आपसे बार बार क्या पूछता हूं, शेल आई ड्रॉप दिस, क्या मैं इसे मिटा दूं। तो यहां पे आप इंटेंशन जानना चाहते हैं तो आप शेल यूज करते हैं। अच्छा, पोएट के एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूं बहुत, आप 8 यूनिवर्सल रूल वाली क्लास में जाके देखेंगे। फिर भी एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे ये बताया था ना, गॉड शेल नेवर फेल, भगवान कभी विफल नहीं होता है। ऐसी बातें पोएट में प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन और थ्रेट करके हमें बताई जाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी 8 यूनिवर्सल रूल में। टेंसेस वाली क्लास में भी बताइए, टेंसेस वाली क्लास देख लीजिए, टेंसेस देखेंगे आत्म तृप्त होगी। अगला है कि जब ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा, जैसे मैंने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, तो ये तुम सिंपल सी बात फ्यूचर की बता रहे हो, उसमें कोई भावना नहीं है। बट अगर प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन या थ्रेट की भावना होगी तो क्या हो जाएगा, शेल का इस्तेमाल होगा सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स कॉल द पुलिस, चलो पुलिस को कॉल करते हैं, कोई कांड हो गया। तो अब यहाँ पे तुम सामने वाले की इंटेंशन जानना चाह रहे हो, इसलिए तुमने क्या बोला, कैन भी नहीं, शेल भी। करें क्या, करें क्या बताओ भाई, क्योंकि बड़ा कांड है भाई, पुलिस को कॉल करना है ना, तो शेल बी का इस्तेमाल करेंगे। शेल बी इज द बेस्ट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट टच द इलेक्ट्रिक पोल ऑन रेनी डेज, इट वुड गिव यू अ शॉक। अब एक बात जानने की कोशिश करिए, यूजेस ऑफ कैन। तो देखो भाई, कैन कितने तरीके से यूज होता है, 3 तरीके से। एक तो ये तुम्हारी एबिलिटी बताता है, दूसरी बताता है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और तीसरी बताता है इनफॉर्मल परमिशन। अब इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। जैसे एबिलिटी का मतलब है क्षमता, जैसे मैंने कहा शी कैन लिफ्ट 60 kg,
वो 6 किलो वजन उठा सकती है, तो ये क्या हो गया, उसकी क्षमता हो गई। क्षमता बताता है क्या। प्रोबेबिलिटी का मतलब है तगड़ी संभावना। जैसे मैंने कहा आप कुत्ता छेड़ रहे हो तुम, वो भी डॉबरमैन, तो संभावना कैसी है, तगड़ी है ना तुम्हारे काटे जाने की। तो यही बात बताई जा रही है, डोंट प्रोवोक द डॉबरमैन, इस डॉबरमैन कुत्ते को मत छेड़ो, इट कैन बाइट यू, तुम्हें बाइट कर सकता है। तो तगड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है ना, तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी भी बताता है। इनफॉर्मल परमिशन का क्या मतलब है। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब होता है जब तुम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, जिनके साथ तुम फॉर्मल नहीं हो, उनसे कुछ मांगते हो। जैसे तुम्हारा फ्रेंड नई जैकेट लाया और तुमने उससे कहा कैन आई वियर इट फॉर अ डे, क्या मैं इसे एक दिन के लिए ले सकता हूं या पहन सकता हूं। तो ये क्या है, इनफॉर्मल परमिशन है। या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड पिज्जा खा रहा है, तुम कहता है, तुम क्या कहते हो, कैन आई हैव अ बाइट फ्रॉम इट, क्या मैं इसमें से एक गस्सा या एक निवाला या जो भी कहते हो एक बाइट ले लूं। सो कैन आई हैव अ बाइट फ्रॉम इट, ये दोनों क्या है, इनफॉर्मल परमिशन है। ये ऐसा नहीं है ऑफिस में तुम बैठे हो, तुम्हारा बॉस पिज्जा खा रहा है, तुम कह रहे ये एक स्लाइस दे देना, मुझे जरा अच्छा लगता है पिज्जा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीचर तुम्हारे क्लास में चाय पी रहे, तुम कह रहे हो सर 2 चुस्की चाय की लगवा दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है शुड बी कैन। सो डोंट टच द इलेक्ट्रिक पोल ऑन रेनी सीजन्स, इट कैन गिव यू अ शॉक। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, इसलिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में है कुड, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कुड क्या होता है, इसका पास्ट होता है। यही सारी चीजें जब तुम्हें पास्ट में बतानी है तो कुड का इस्तेमाल कर लो, सिंपल है। शेल से भी मतलब नहीं है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the priest blessed the child that he may live a long and healthy life। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे जरा सेंटेंस को देखिए, पास्ट में गया, द प्रीस्ट ब्लेस द चाइल्ड, प्रीस्ट ने बच्चे को आशीर्वाद दिया, क्या, दैट ही मे थोड़ी होगा, जब सेंटेंस पास्ट में है तो ये भी तो पास्ट में रहेगा। तो मे का पास्ट, गली का बच्चा, बच्चा जानता है क्या होता है, माइट। अब यूज ऑफ मे भी देख लीजिए, तो 3 तरीके से मे यूज होगा। पहला तो ब्लेसिंग या कर्स बताने के लिए, मतलब अभिशाप या वरदान। दूसरा प्रोबेबिलिटी। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वीक होती है ना स्ट्रांग होती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और तीसरा फॉर्मल परमिशंस। फॉर्मल परमिशन का क्या मतलब हुआ, जो तुम ऑफिस में या कहीं पे भी आने जाने में कहीं पे परमिशंस का इस्तेमाल करते हो। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा ये वाला था ना, ही माइट लिव लॉन्ग, या फिर मे यू डाई इन हार्नेस। तो क्या मतलब हुआ, तुम अचानक से मरो, रिटायरमेंट से पहले मरो, मे यू डाई इन हार्नेस। तो मे क्यों लगाया, या फिर हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो ये किस चीज में यूज होता है, ब्लेसिंग या फिर कर्ज देने में, वरदान या अभिशाप देने में। ये प्रोबेबिलिटी भी बताता है, मतलब संभावना भी बताता है। अब संभावना कैसे बताता है, आपने आसमान पे बादल देखे, आपने कहा इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। या फिर आपने कहा ही मे बी एब्सेंट, आज तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें नहीं दिखा। तो तुम्हें नहीं दिखा स्कूल में आए हुए, तुम्हें स्कूल आधा घंटा हो गया है, नहीं दिखा, तो तुम्हें क्या लगा, ही मे बी एब्सेंट, शायद वो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो आपने
क्या देखा कि ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। फॉर्मल परमिशन, कहीं पे भी चले जाइए आप, किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी फ्लाइट में जाइए, किसी 5 स्टार होटल में जाइए, तो जो वहां पे जो भी आपका क्या बोलते हैं, रिसेप्शन पे लेडी होती है, वो क्या बोलती है, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू सर, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ सर। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये मैं क्या बता रहा है, मैं बता रहा है फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल जगहों पे इनका इस्तेमाल है ना। क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, माइट क्यों आया, क्योंकि पास्ट, इसी का सारा पास्ट जो है वो माइट है, ये आपको पता ही। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द एथलीट्स से दैट दे वुड स्ट्रेन एवरी नर्व टू विन। अब यहां पे देखो सेंटेंस प्रेजेंट में है, द एथलीट्स से कहते हैं दैट दे वुड, तो वुड थोड़ी है ना, विल आएगा, विल, प्रेजेंट में चल रहा है सेंटेंस। कैन का मतलब है दे कैन, तो कैन का मतलब है एबिलिटी बता रहे हैं वो, यहां पे एबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहां पे किसकी बात हो रही है, वो दे विल स्ट्रेन एवरी नर्व, तो वो किसी चीज का या तो वादा कर रहे हैं या किसी चीज को फ्यूचर में कह रहे हैं स्ट्रांगली, इसलिए विल का इस्तेमाल होगा। में वीक संभावना है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई अगला क्वेश्चन कहता है द बेबी एलिफेंट वुड लिफ्ट इवन 100 kg लग, वुड लिफ्ट, तो यहां पे क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे, उठा सकता है, तो कैन लिफ्ट, बेबी एलिफेंट कैन लिफ्ट 100 kg लगेज विच इज, आंसर इज सी। डेयर का मतलब है हिम्मत करेगा, तो हिम्मत से मतलब ही नहीं है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो डेयर के बारे में जान लो यार, मॉडल है डेयर, तो जब ये मॉडल होगा तो एस या ईएस इसके साथ यूज होगा, नहीं होगा, आपने यूज कर रखा है, गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट, आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात TO2 लगा दिया, मैंने बताया मॉडल के साथ TO2 नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेयर नॉट, राहुल डेयर नॉट गो, डेयर नॉट गो, राहुल की हिम्मत नहीं है कि वो जाए, आंसर इज ए, है ना। बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई यहां पे भी कुछ इसी तरह की बात हुई है, शी नीड नॉट टू शो नहीं होगा, नीड नॉट तक तो ठीक है कहानी, मॉडल है तो एस या ईएस नहीं लगा, है ना, ये आंसर नहीं हो सकता, पर नो इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता, पर TO2 तो लगा है, तो आपको 2 तो हटाना पड़ेगा। शी नीड नॉट शो, ये TO2 हटा दीजिए, शी नीड नॉट शो, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये 3 इडियम जान लीजिए, कांट हेल्प, और कांट स्टैंड, पहले ये 2 जानिए, तीसरे जब आगे आएगा तो सिखाएंगे। कांट हेल्प का क्या मतलब होता है, कांट हेल्प का मतलब होता है कांट अवॉइड, जैसे शी कांट हेल्प ड्रिंकिंग, क्या मतलब हुआ कि वो शराब पीना नहीं छोड़ सकती, जहां जाएगी अपनी बाटली साथ लेके जाएगी। शी कांट हेल्प मतलब शी कैन नॉट अवॉइड ड्रिंकिंग, या फिर कुछ होते हैं ना, ही कांट हेल्प अब्यूजिंग, वो गाली बकना नहीं छोड़ सकता, उसके मुंह से गाली निकलती है, तो आपने देखा कांट हेल्प क्या किस तरह के काम कर रहा है, कांट अवॉइड जैसा काम कर रहा है। इसी तरीके से कांट स्टैंड होता है, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट या एंड्योर। जैसे आपने कहा
शी कांट स्टैंड हिज रूड बिहेवियर। तो क्या मतलब हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती उसका रूड बिहेवियर। ऐसे यहां पे यूज हुआ है पर्सन विद वीक विल पावर, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर हो कम इच्छा शक्ति, कम विल पावर हो। शुड नॉट हेल्प वेट अप लेट, शुड नॉट हेल्प का क्या मतलब हो जाएगा, मदद नहीं करनी चाहिए, तो शुड नॉट से मतलब नहीं है, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, शैल नॉट भी नहीं होगा, है ना। कांट हेल्प हो सकता है, कांट हेल्प का क्या मतलब हो जाएगा, कैन नॉट अवॉइड वेकिंग अप लेट, है ना, जिसकी विल पावर कम होती है वो लेट ही होता है, सोना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर पेज पे आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, इडियम्स मिल रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है द टीचर विल नॉट स्टैंड जॉन, विल नॉट स्टैंड जॉन, तो विल नॉट स्टैंड तो गलत हो जाएगा, कैन नॉट स्टैंड जॉन। कैन नॉट स्टैंड जॉन का मतलब क्या हो जाएगा, टॉलरेट। जो टीचर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया जॉन को, किसके लिए, द मोस्ट मिस्टीवियस स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो कांट नहीं हो सकता, अगर आपने कैन नॉट किया तो यहाँ पे दो दो नॉट हो जाएंगे, तो ये भी गलत, ये भी गलत, शेल से कोई मतलब नहीं है, आंसर इज बी। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, बहुत कॉमन। अगला क्वेश्चन, कह रहा है माई मदर कैन क्लाइंब अप ट्रीज इन हर चाइल्डहुड। तो अब चाइल्डहुड की बात हो रही है, मतलब सेंटेंस पास्ट में चला गया, है ना। ये मुझे समझ में आ गया कि आप एबिलिटी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, पर बात पास्ट की हो रही है तो आप विल नहीं बेटे, कुड कैन नहीं बेटा, कुड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। आंसर इज बी, और कुछ आ ही नहीं सकता। देखो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर सही है, बट वी नीड टू पिक द बेस्ट पॉसिबल आंसर, द बेस्ट आंसर, एंड द बेस्ट आंसर इज कुड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई, कुड का एक स्पेशल यूज होता है। कुड ना पोलाइट रिक्वेस्ट में भी काम आता है, किसमें, पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे मैंने कहा कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या मुझे तो कुछ पैसे दिला सकते हो, है ना, या फिर कुड यू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो इसमें शुड से कोई मतलब नहीं है, शेल से मतलब नहीं है, नो इंप्रूवमेंट से मतलब नहीं है, आंसर हो जाएगा कुड। कैन नहीं होगा क्योंकि कैन बताता है इनफॉर्मल, तो यहाँ पे आपको इनफॉर्मल नहीं होगा, अगर कैन से बता दोगे तो इनफॉर्मल हो जाएगा और गलत हो जाएगा। सो यू कुड यू टेल मी योर रूम नंबर, क्या आप मुझे अपना रूम नंबर बता सकते हैं, किसने पूछा, रिसेप्शनिस्ट ने। तो हमने ये मान के चलेंगे रिसेप्शनिस्ट पूछेगी तो कैसे पूछेगी, पोलाइटली पूछेगी, पोलाइटली। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, it will rain today, so do not forget to carry an umbrella with you. It will rain today कोई कह सकता है क्या, क्या आज पक्का बारिश पड़ेगी, कोई कह सकता है कि आज बारिश पड़ेगी, नहीं कह सकता। तो यहाँ पे ये विल कैसा हो गया, विल गलत हो गया, इट विल रेन टुडे नहीं हो सकता। ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। प्रोबेबिलिटी के लिए बढ़िया होता है मे, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। सो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला, इसलिए अम्ब्रेला लाना नहीं बोलना, है ना भाई। तो विल का इस्तेमाल नहीं होगा, मे का होगा, बताया था, प्रोबेबिलिटी बताता है। अगला क्वेश्चन, अब एक बात याद रखें,
जब भी आप बात करेंगे डिटर्मिनेशन की, ऑफिशियल ऑब्लिगेशन की, कंपल्शन की, स्ट्रॉन्ग बिलीफ की, तो इन सारे केसेस में आप मॉडल मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो मस्ट का पास्ट होता है वो होता है हैड टू। ये बात याद रखिए। तो जैसे मैंने कहा शी मस्ट कम ऑन टाइम, उसका क्या मतलब होगा, उसे टाइम पे आना ही पड़ेगा। भाई कंपल्जन है, मजबूरी है, टाइम पे क्लास स्टार्ट होनी है, उसे टाइम पे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर विल बोलोगे तो इसका मतलब है आएगी, मीनिंग बदल जाएगा। यही बात मैंने आपको पहले पेज पे बताई थी कि मॉडल मीनिंग बदल देते। अगला सेंटेंस जैसे अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक सर्वेंट जो होता है उसे अपने मास्टर की मानना ही पड़ती है। तो ये कैसी हो गई, ऑफिशियल ऑब्लिगेशन हो गई। नहीं मानेगा तो दंडित किया जाएगा। जैसे वन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो भाई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ही पड़ेंगे। ये क्या है, आपकी कंपल्जन है, मजबूरी है ना, ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा। तो डेथ इज एन अल्टीमेट रियलिटी, डेथ जो है एक ये कड़वा सच है। पीपल मस्ट डाई, मरेंगे चाहे ना चाहे, कंपल्जन है, मस्ट डाई सूनर और लेटर, आज मरेंगे नहीं तो कल मरेंगे, तो इट शुड बी मस्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, कंपल्जन हो गया, कंपल्जन हो गया या फिर स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गई। ठीक है, जिसको आप टाल ही नहीं सकते। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आई मे बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। तो यहां पे ना जब आप बताने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनको आप कहेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है, वेरी वीक, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी किसी चीज की, तब आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही माइट किल अ टाइगर, तो हम कह रहे हो भाई ये तो बहुत ताकतवर है, ये तो शायद कोई टाइगर भी मार दे। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हो जाए, बहुत ही वीक प्रोबेबिलिटी है, बस आपने ऐसे ही बोल दिया। जैसे मैं तुमसे कहूं, तुम्हें पता है कि इंडिया से ज्यादा करप्शन पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं, बस मैंने ऐसे ही बोला, तुमने बोला सर यू नेवर नो। देयर माइट बी अ कंट्री विद मोर करप्शन। तुमने कहा सर अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको नहीं पता, हो सकता है देयर माइट बी अ कंट्री विद मोर करप्शन, जिसमें इससे भी ज्यादा करप्शन हो। पर ये आपने माइट बोला तो ये वीक या रिमोट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है इसका, आपके पास इसके कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस मुंह में आया बक दिया वाली बात होती है। ठीक है, मुंह में आया बक दिया, है ना। ऐसे ही है आई मे बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री, तो मुंह में आया बक दिया। तुम्हारा कोई दोस्त है तो ये माइट लगा के कहेगा, मे के साथ नहीं कहेगा। ये क्या बताता है, वीक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑट टू से मतलब नहीं है, ये जो ऑट टू होता है ना, ये मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है, मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा
चिल्ड्रन ought to wear the uniform। तो ये क्या है भाई, उनकी ड्यूटी है यूनिफॉर्म में आना, यूनिफॉर्म में नहीं, घर के कपड़ों में एक अच्छा नगर में चले जाओगे स्कूल तो क्या होगा, भगा दिए जाओगे, है ना। तो चिल्ड्रन ought to का मतलब है पहनना पड़ता ही है, या फिर मैं कहूं we ought to listen to our parents। अभी हमारी ड्यूटी भी है और मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, माँ बाप की तो हमें सुननी ही पड़ती, सुनते ही है, सुननी ही चाहिए, ये वाला सेंस देगा। और इसमें क्या हो रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप कोई मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर कोई ड्यूटी की बात कर, ठीक है। तो यहां पे ought to भी नहीं आ सकता, आंसर ए माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई वुड के कुछ यूजेस देख लो। ये तो तुम्हें पता ही है कि पास्ट ऑफ विल होता है, पर इसके अलावा भी इसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे पास्ट हैबिट्स बताता है, जैसे अनरियल कंडीशंस, जैसे विश या डिजायर। तो ये तीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां पे बार बार वुड आता है, बाकी पास्ट ऑफ विल तो ये होता ही है। तो जैसे पास्ट हैबिट मैंने आपको बताई, पास्ट हैबिट कैसे, मैंने कहा आई वुड स्विम इन द रिवर दोज डेज। क्या मतलब हुआ, उन दिनों में नदी में तैरा करता था, या फिर शी वुड। अब यहां पे यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों सही है, शी यूज टू या शी वुड, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों ही पास्ट हैबिट बताते हैं। तो शी वुड कम टू माई होम डेली। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो मेरे घर रोजाना आया करती थी। तो ये आप यूज टू भी कह सकते हैं और वुड भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। अनरियल कंडीशन का क्या मतलब होता है, देखो अनरियल कंडीशन का मतलब होता है जब तुम बस ऐसी कोई बात हवा में कह रहे हो, ठीक है। जैसे तुमसे पूछा कि भाई तुम शादी वादी करोगे नहीं करोगे, किससे करोगे, तुमने कहा आई वुड मैरी अ प्रिंसेस। भाई मैं ऐसे वैसे शादी नहीं करूंगा, मुझे अपने लिए एक राजकुमारी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ये आपने कैसी बात कर दी, अनरियल कंडीशन बता दी, कुछ भी आज राजकुमारियां होती हैं क्या आज, पर फिर भी तुम्हें चाहिए। या फिर तुमने कहा तुम अपने फ्रेंड को बता रहे हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है, तुम उसको बता रहे हो शी वुड डाई 100 टाइम्स फॉर यू, तुम्हारे लिए तो 1000 बार मर जाएगी लड़की, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लड़की को छोड़ के जा रहे हो किसी पैसे के चक्कर में, किसी दूसरे के चक्कर में, गलत बात है। शी वुड डाई 100 टाइम्स फॉर यू। तो शी वुड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ये अनरियलिस्टिक कंडीशन बता रहा है भाई, सीधी सी बात है, कोई 100 बार क्या एक बार मर जाए बहुत बड़ी बात होती है, तो अनरियलिस्टिक कंडीशन। ऐसी ये वो शायद डिजायर बताता है। हमारे यहाँ हिंदी में एक वर्ड होता है ना काश, हम कहते हैं काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो जो हिंदी का काश है वो अंग्रेजी में बन जाता है क्या, वुड दैट। क्या बन जाता है, वुड दैट, ठीक है। और इससे सेंटेंस भी बनता है बड़े आराम से। जैसे आप वुड दैट का मतलब होता है आई विश, वुड दैट आई वर अ बिलियनर, काश मैं कोई करोड़पति होता। तो वुड दैट का मतलब क्या है, काश। तो ये तीन इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वुड पे जिनके बार बार क्वेश्चन आता है। अब ये देख लीजिए, वी वुड कलेक्ट स्टैम्प्स इन आवर चाइल्डहुड डेज। तो ये भी क्या बता रहे हैं, पास्ट हैबिट बता रहा है। तो पास्ट हैबिट के लिए वुड बिल्कुल सही है और आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट डी, ठीक है। पास्ट की बात बता रहे हैं, पास्ट की, पास्ट हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अब बात करते हैं शुड की। तो शुड के भी कई सारे यूज होते हैं, जिसमें से पहला यूज है
ये तो आपको पता ही है कि शेल का पास्ट होता है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। दूसरा यूज है शुड इज इक्वल टू इफ। जी हाँ, शुड का मतलब कितनी बार इफ जैसा आता है। दूसरा यूज है मॉरल ऑब्लिगेशन, ये भी मॉरल बताता है। तीसरा यूज है ये एडवाइस भी बताता है या फिर सजेशन। तो तीन यूसेज ये वाले देखिए। तो पहला है शुड इज इक्वल टू, उसका एग्जांपल ये है शुड यू अपोलोजाइज। तो शुड यू अपोलोजाइज तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे तुम सोचोगे इफ यू अपोलोजाइज, तुम्हारी कहानी बिल्कुल सही हो जाएगी, तुम्हें कुछ गलत नहीं लगेगा, है ना। तो इफ यहाँ पे शुड को काट के इफ लिखने की जरूरत नहीं है, शुड लिखो इफ लिखो बात बराबर है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा शुड यू हेल्प मी, क्या मतलब हो जाएगा, इफ यू हेल्प मी आई कैन सेव हर, मैं उसे बचा सकता हूं। तो शुड यू हेल्प मी का मतलब क्या होगा, शुड इज इक्वल टू इफ, तो इफ यू हेल्प मी आई कैन सेव हर, मैं उसे बचा सकता हूं। अच्छा, मॉरल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिकता। ये मॉरल ना बड़ी मजेदार चीज है और बड़ी ही कंफ्यूजिंग चीज भी है। ये हर गली मोहल्ले में हर 200 मीटर पे बदल जाती है। किसी के कुछ मॉरल्स होते हैं, किसी के कुछ मॉरल्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से निकलते हैं माँ बाप के पैर छूते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पापा के गले में हाथ ही डाल लेते हैं। तो ये सबका अलग अलग होता है, इस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते। पर हर वो चीज जो नैतिकता में आती है उसे आप शुड से बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा गर्ल्स शुड वेयर डिसेंट क्लोथ्स, लड़कियों को सभ्य कपड़े पहनने चाहिए। अब सवाल यह है कि सभ्य की परिभाषा क्या होगी? दिल्ली का सभ्य कुछ और है, यूपी का सभ्य कुछ और है, गोवा का सभ्य कुछ और है। और भाई तुम अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो सभी सभ्य है, पहनो तो सभ्य है, ना पहनो तो भी सभ्य है। तो इट्स ऑल अप टू, क्या ये हमेशा समाज के हिसाब से होता है, इसीलिए इसे मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं, है ना। गर्ल शुड वेयर डिसेंट क्लोथ्स, या फिर इसके ना करने पे आपको फांसी नहीं लगेगी, आपको सरकार या पुलिस दंडित नहीं कर सकती, वो मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। जैसे वन शुड हेल्प द पुअर, मतलब आदमी को गरीब की मदद करनी चाहिए। तुम कहो मैं नहीं कर रहा, नहीं करूंगा मदद की, गरीब की एक पैसा नहीं दूंगा किसी गरीब को, क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा? कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये नैतिक जिम्मेदारी है, निभाओगे तो अच्छी बात है, नहीं निभाओगे तो कोई बात नहीं है। पर इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं दोगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो इनकम टैक्स ऑफिशियल ऑब्लिगेशन हो गया, मस्ट से बनेगा, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, शुड से बनेगा। आगे देखिए एडवाइस या सजेशन। जैसे मुझसे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर you should teach with your hair untied। सर आप बाल खोल के पढ़ाइए। तो ये क्या हो जाएगा, तुमने मुझे सजेशन दिया, बार बार का सजेशन एडवाइस, सर आप बाल खोल के पढ़ाइए। सर यू शुड टीच विद योर हेयर अनटाइड। या फिर मैं भी तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं, यू शुड डू द होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। तो जब भी तुम्हें कोई सजेशन दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है तो आप वो शुड से कर सकते हैं। फिलहाल शुड इज इक्वल टू इफ, ए इज द करेक्ट आंसर। ए, एक और नया कॉन्सेप्ट आपको यहां पे सीखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बता ही दोगे, ये मैंने अभी अभी पढ़ाया भी है आपको, आपके लिए बड़ा आसान होगा, है ना। तो भाई क्या पढ़ाया था, वुड दैट। वुड दैट का मतलब, वुड दैट का मतलब क्या हो जाता है, काश। विल दैट नहीं होता है, वुड दैट, बी इज द करेक्ट आंसर। काश, ये क्या बता रहे हैं, विश बता रहा है, विश। काश आई वर अ सिंगर, मैं कोई सिंगर होता, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई कैन रादर स्टे एट होम देन मीट देम इन द पार्टी। आई कैन रादर, देखो कैन रादर नहीं होता, ये हमेशा वुड रादर होता है ना। जो रादर का इस्तेमाल है वो वुड के साथ ही होता है, आई वुड रादर। और ये बताता क्या है, कंपैरिजन बताता है।
जैसे मैंने कहा ही वुड रादर डाई देन बेग, वो भीख मांगना पसंद करेगी मरने से, है ना। तो क्या मतलब हुआ, शी वुड रादर डाई। तो वुड रादर का क्या मतलब होता है, ऐसा सेंस होता है जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और कहने का मतलब होता है कि वो उससे ज्यादा वो पसंद करेगी, कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ रादर के साथ वुड आ सकता है, दूसरा मॉडल नहीं आ सकता। तो आंसर हो जाएगा बी, है ना। याद रखिए वुड और रादर की जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब याद रखिए जब भी आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उससे कुछ फेवर मांग रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, तो आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे आपके घर मेहमान आए, आप क्या पूछते हैं, यही तो पूछते हैं, आप ठंडा लेंगे गर्म लेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट कैन यू लाइक टू हैव नहीं कह सकते, व्हाट शैल यू लाइक टू हैव नहीं कह सकते, बेस्ट क्या है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। इससे इंग्लिश आपकी रिफाइंड होती है मॉडल से। ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सब में, पर सब आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। सो विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक टू हैव, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप किसी से कोई फेवर मांग रहे हैं। जैसे बर्थडे पार्टी में गए, एक बार केक मिल गया, दूसरी बार खाने की इच्छा है, मन नहीं है, पर केक के पास खड़े हो, किसी सुंदर से आदमी ने आके तुमसे पूछ लिया, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक, थोड़ा और केक लेना चाहेंगे, तुमने कहा हाँ, लो एकदम। तो ये क्या हो जाएगा, उसने आपको वुड से क्यों कहा, क्योंकि उसने व्हाट ही वांटेड यू टू ऑफर समथिंग, और यू वांटेड अ फेवर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, और ये वाला तो आप आसानी से बना देंगे। आप सब जानते हैं कि लेस्ट के साथ या तो आता है नो मॉडल, या फिर शुड, ये दोनों ही सही है, या तो कोई मॉडल लगाओ ही नहीं, या फिर शुड लगाओ। लेस्ट का मतलब क्या होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना, गॉड फॉरबिड। जैसे मैंने कहा वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, वॉक केयरफुली लेस यू शुड फॉल। क्या मतलब हुआ, इसका भी यही मतलब हुआ, बट मैं इसके साथ कोई और मॉडल नहीं लगा सकता। ये जो मैंने शुड लिखा है, अगर मैं सोचूं इस शुड की जगह मैं वुड लगा दूं, या इसकी जगह मैं माइट लगा दूं, या कोई और मॉडल लगा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ शुड आ सकता है, या फिर कोई दूसरा मॉडल नहीं आ सकता। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसी तरीके से डोंट मेक एनी नॉइज इन द लाइब्रेरी लेस्ट यू बी स्कोल्डेड, या तो ऐसे लिखते, या फिर वुड नहीं आ सकता, क्या लिखना पड़ेगा, लेस्ट यू शुड बी स्कोल्डेड। कह रहा है कि अब आप मत करो लाइब्रेरी में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी डांट पड़ जाए। आंसर इज बी। ठीक है, अब छाती चौड़ी कर लो, क्वेश्चन आने वाले हैं तगड़े वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया कंडीशनल सेंटेंसेस से, यहां से पक्का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रखा होता है कंडीशन से, इसे ध्यान से करना है। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दूंगा। लेट्स सी कौन है आप में से जो बढ़िया स्कोर कर पाते हैं इसमें। मैंने आपको 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, ये 3 तरह के, ये चौथा वाला है और थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, ये टाइप 4 है। इसमें होता क्या है, व्हेन वन वर्ड is done only after the completion
of the other. Use present perfect tense in the conditional clause. क्या मतलब हुआ? जब एक काम के बाद ही दूसरा काम किया जा सकता है। जैसे भाई अगर तुमने फीस सबमिट कर दी है तभी तो तुम्हें बैच का एक्सेस मिलेगा, है ना। तो जैसे मैं कहूं इफ यू हैव सबमिटेड द फीस आई कैन प्रोवाइड यू द एक्सेस। मैं तुम्हें एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूं। कब? अगर तुमने भर दी है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट में बना, भर दी है। एक सेंटेंस और देखो, जैसे if he has done his homework he can go to sleep। कभी कभी होता है ना, घर वाले कहते थे बचपन में कि भैया जब तक होमवर्क नहीं करोगे सोओगे नहीं, होमवर्क कर लो और सो जाओ। यही बात यहां पे कही जा रही है, इफ ही हैज डन हिज होमवर्क इफ ही हैज डन हिज होमवर्क, अगर उसने अपना होमवर्क कर लिया है, ही कैन गो टू स्लीप, वह सोने जा सकता है ना। ऐसे यहां पे हुआ है, कब जा सकता है? अगर होमवर्क कर लिया है। पहले ये काम होगा उसके बाद ये होगा, पहले ये काम होगा उसके बाद ये होगा, ऐसे पहले ये काम होगा उसके बाद ये होगा। क्या मतलब हुआ? इफ यू हैव गिवन द ऑडिशन, अगर ऑडिशन दे दिया है, यू कैन लीव द प्लेस, तो तुम यहां से जा सकते हो। तो कोई एरर नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। डी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे पता है पहला वाला सबका गलत हो गया है, पर दिक्कत नहीं है। याद रखिए, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इफ शी वर यू, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल में भी कराया है और कई बार कराया है, बहुत बार ये क्वेश्चन एडजेक्टिव में भी आया, कई बार आया। मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताया? इन केस ऑफ hypothetical sentences, use verb irrespective of the subject। कह रहा है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो आप वर्ब का इस्तेमाल करिए। कब? अगर सेंटेंस हाइपोथेटिकल है। दूसरी चीज, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 होता है। कैसे? जरा देखते हैं भाई। अगर मैं लिखूं इफ आई वर अ किंग, या मैं लिखूं इफ शी वर आई, अगर वह मेरी जगह होती, तो भाई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है ना। मतलब सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट वाला है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। यहीं से तो मुझे पता चला टाइप 2 है। तो मैं इसे आगे कैसे बनाऊंगा? इफ आई वर अ किंग आई वुड अपॉइंट यू माई मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ? अगर मैं राजा होता तो तुम्हें मैं अपॉइंट करता अपना मंत्री। इफ आई वर अ किंग, अगर राजा होता हूं, ये नहीं कह रहा अगर मैं राजा था, होता था नहीं होता। इफ आई वर अ किंग आई वुड अपॉइंट यू माई मिनिस्टर। ठीक है। ऐसी इफ शी वर आई, अगर वह मेरी जगह होती, तो क्या बोलोगे? शी माइट फॉरगिव यू।
तो वह तुम्हें माफ कर देती। तो आपने इसे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में बताया है ना, V2 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 ऐसे ही बनेगा, ये थर्ड फॉर्म नहीं आएगी इसमें, है ना। अगर आप इसको थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपको पहले यहां पे थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगी। और वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोचो सोचो सोचो, अरे वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, सोच के देखो। वर्ग की थर्ड फॉर्म बीन, हैड बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर आप इसे थर्ड फॉर्म में बनाना चाहते तो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, इफ शी हैड बीन आई, तो फिर आगे की कहानी भी चेंज हो जाएगी। शी माइट हैव फॉरगिवन यू। तो ये हो गया V3। ऐसे ही आप इसको भी बनाएंगे कुछ इस तरीके से, इफ आई हैड बीन अ किंग, अगर मैं कोई राजा हुआ होता, आई वुड हैव अपॉइंटेड, बोलो तो मैंने तुम्हें अपॉइंट कर लिया होता। क्यों? क्योंकि यहां पे V3 तो यहां पे भी V3। समझ आई बात? अब आपने कहा इफ शी वर यू, यहां तक कहानी सही है, V2 है, V2। आई वुड हैव गिवन, ये V3 नहीं आएगा, आई वुड गिव होना चाहिए, आई वुड गिव। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में बनेगा ये, है ना। तो आई वुड गिव, आंसर इज ए। अब सेंटेंस का मतलब क्या होगा? इफ शी वर यू, अगर वह तुम्हारी तरह जगह होती, आई वुड गिव हर सम डिस्काउंट ऑन द आइटम, तो मैं उसको कोई डिस्काउंट दे देता आइटम्स के ऊपर, वो तुम्हारी जगह नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। बिल आ नहीं सकता, गेम से मतलब नहीं। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, तो भाई ये ध्यान से देख लो, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 जो हाइपोथेटिकल है उसको थोड़ा गहराई से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, पढ़ाई में चीज। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, हैड शी स्टडीड सीरियसली। अब ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड शी स्टडीड, है ना, जैसे आप लिखते थे ना, वर आई यू, तो इसका मतलब होता है इफ आई वर यू। ऐसे ही जब आप लिखते हैं हैड शी स्टडीड, तो इसका मतलब होता है इफ शी हैड स्टडीड। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ऐसे ही चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो ये पहला वाला जो लिखा है ये टाइप 2 में आता है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। आप कैसे भी लिख लो, चाहे टाइप 2 लिखो चाहे टाइप 3 लिखो। हैड शी स्टडीड सीरियसली, अगर उसने सीरियसली पढ़ा होता, शी वुड हैव पास विद फ्लाइंग कलर्स, तो वो बढ़िया से पास हो गई होती, है ना। हैड शी स्टडीड, तो शी वुड हैव पास, बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये टाइप 3 है ना। हैड शी स्टडीड का मतलब क्या होगा? इफ शी हैड स्टडीड सीरियसली शी वुड हैव पास विद फ्लाइंग कलर्स, अगर उसने बढ़िया से पढ़ाई कर ली होती, सीरियसली पढ़ाई कर ली होती, तो वो अच्छे से पास हो गई होती। आंसर इज डी। बाकी सारे गलत हैं और कंफ्यूज करने के लिए। मजा आ रहा है कंडीशंस में? दम लगाइए। They will distribute the prizes after the chief guest will come. So they will distribute the prizes after the chief guest. अब देखो ये कंडीशनल क्लॉज है, आफ्टर द चीफ गेस्ट, तो ये विल कम नहीं आएगा, कम्स, है ना, क्योंकि यहां पे टाइप 1 है तो आगे भी टाइप 1 रहेगा। कंडीशनल क्लॉज में विल शेल का इस्तेमाल नहीं करते, वही आंसर है ए। कई बार पढ़ाती है बात। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, अब यहां पे आप बात करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको याद आएगा यूनिवर्सल ट्रुथ। और मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, है ना। जैसे जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इफ यू स्विच ऑन द बटन, अगर तुम बटन दबाओगे तो मोटर क्या होगा?
स्टार्ट हो जाएगा। तो मोटर स्टार्ट थी, तुम 100 बार करोगे 100 बार होगा, इसे मैं 100 बार उछालूंगा 100 बार नीचे आएगा। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या फिर जनरल ट्रूथ हो गया। तो ये ऐसे ही बनेगा, इसमें विल शैल का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कि if you heat water it turns vapor। तो आप इसमें इट विल टर्न नहीं कहेंगे, इट विल टर्न नहीं कहेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। इफ यू हीट वाटर, अगर तुम पानी को उबालते हो, गर्म करते हो, इट टर्न्स वेपर, तो वो भाप में बदल जाता है। ऐसे इफ यू पुट आइस क्यूब आउटसाइड, अगर तुम आइस क्यूब्स को बाहर रख दोगे, है ना, आउटसाइड द फ्रीजर, फ्रीजर के बाहर रख दोगे, दे मेल्ट, है ना, तो दे मेल्ट, दे मेल्ट, हाँ, तो वो मेल्ट हो जाएंगे, कोई गलती नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। विल मेल्ट आएगा नहीं, है ना, और इट होगा नहीं, क्योंकि आइस क्यूब्स है, दे वुड हैव से मतलब नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, है ना। ये किस में बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो 8 यूनिवर्सल रूल से एक क्वेश्चन आगे बना दिया होगा समझदार बच्चे ने। और बाकी जिसको नहीं बना पाया उसने सीखा ना। एक एग्जाम्पल ये है, 2 ये दिए, 3 एग्जाम्पल दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन, I will build a farmhouse on moon and spend my holidays there। तो ये क्या हो गई, विश हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारी डिजायर हो गई। अनरियलिस्टिक बात हो गई कि मैं चांद पे अपना घर बनाऊंगा और वहां पे आराम से रहूंगा, स्पेंड करूंगा, लाइफ वहां से देखूंगा, ये अनरियलिस्टिक बात है। तो वुड से आता है अनरियलिस्टिक, आई वुड बिल्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अच्छा, थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा। तो अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आपका नंबर नहीं आया आंसर देने का, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, हाँ, इसीलिए ये रिकॉर्डेड सेशन दिया है। अंटिल द डॉक्टर विल कम, अब गली का कुत्ता कुत्ता जान गया है अब तक कि किसी भी कंडीशनल क्लॉज के साथ मॉडल नहीं आएगा। तो मॉडल नहीं आएगा अंटिल द डॉक्टर कम्स, जब तक डॉक्टर आता है डोंट गो एनीवेयर, कहीं जाना, आंसर इज ए। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज के साथ विल या शैल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया जो अभी सॉल्व किया, वो दोबारा फिर से आ गया, क्योंकि यही बहुत ज्यादा रेपिटेटिवली जो पूछा जाता है रिपीटेटिवली आपके एग्जाम्स में, वो यही वाला क्वेश्चन है। अनलेस यू विल बिकम, तो एक बार फिर से कंडीशनल क्लॉज में मॉडल आ गया जो पॉसिबल नहीं है। तो अनलेस यू बिकम सक्सेसफुल, जब तक तुम कामयाब नहीं होते हो, पीपल विल लुक डाउन अपॉन यू, लोग तुम्हारी इंसल्ट करते रहेंगे। डाउन अपॉन का क्या मतलब होता है, इंसल्ट करना। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपोज इफ यू, तो सपोज और इफ साथ में तो नहीं आ सकते, तो नो इंप्रूवमेंट तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का मतलब एक जैसा ही है। सपोज और इफ यहां पे भी दे रखे तो ये भी, ये दोनों क्या होगा, सुपरफ्लुअस हो गए, दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों का एक जैसा मीनिंग है। तो आगे की बात देखेंगे, सपोज इफ यू वर द सीएम ऑफ हरियाणा व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन, वुड यू हैव टेकन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया थर्ड फॉर्म V3। तो V3 वाला ही आंसर होगा, मतलब ये वाला बी। सपोज यू हैड बीन द सीएम ऑफ हरियाणा, मान लो कि तुम सीएम होते हरियाणा के, तो तुमने क्या स्टेप ले लिए होते, स्टबल बर्निंग के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर आई ही, ये तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। तो ये वॉज आई ही नहीं हो सकता, वर आई ही होगा, वर आई ही। अब इसका मतलब क्या है वर आई का, इफ आई वर ही, ये पीछे भी बताया, एक बार फिर बता रहा हूं, दोनों तरीके सही है लिखने के, चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। इफ आई वर ही आई वुड नॉट, देखो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 और यहां पे भी टाइप 2। सो इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, या वर आई ही, एक ही बात है। आई वुड नॉट ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास में मजा आया होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे प्यार में वोकैब भी लेकर आया हूं मैं। आइए फटाफट करते हैं। पेंडिमोनियम का क्या मतलब होता है,
पेंडिमोनियम का मतलब क्या होता है? जब कभी हाहाकार मच जाए, जब तुमने ये देखा जो जो वहां पे होता है पार्लियामेंट में, कोई इधर से चीख रहा है, कोई उधर से चीख रहा है, स्पीकर कह रहा है चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है अटर कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। सो डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फ्यूनरल का मतलब होता है किसी का दाह संस्कार, फ्यूनरल होता है नेचुरल डिजास्टर, आपको पता है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पेंडेमिक का मतलब तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता हो, फिर भी देखते हैं शायद किसी का गलत हो जाए। स्प्रेड इन एन एरिया से कोई मतलब नहीं है पेंडेमिक का, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सब जगह फैलेगा वही पेंडेमिक होगी, है ना। जो एक एरिया, एक स्टेट या कंट्री में फैलता है वो एपिडेमिक होती है, एपिडेमिक होती है, एपिडेमिक। ठीक है, सो आंसर इज पेंडेमिक, डी। नेक्स्ट, डेमोनिम। देखो जहां भी वर्ड आता है ना डेमो, डेमो का मतलब हो जाता है पीपल, डेमोग्राफी से बनता है पीपल। तो मेड इन नेम ऑफ अ वुमेन से कोई मतलब नहीं है, सेम नेम ऑफ मैनी पीपल ये भी मतलब नहीं है, नेम चूजन बाय द पीपल भी नहीं है, नेम दैट इंडिकेट द नेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, ऐसा नाम जिससे पता चले कि ये उसी जगह का रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी का नाम दिखा, उसके नाम के आगे लिखा था मुत्तु स्वामी, तो तुम्हें पता चल गया मुत्तु स्वामी जो होते हैं साउथ इंडियन होते हैं ज्यादातर, तो ये क्या हो जाएगा, एक डेमोनिम हो जाएगा उस एरिया के लोगों का नाम, है ना। या फिर पांडे, अब पांडे जी हमारे यहाँ तुम्हें खूब मिलेंगे, बिहार और यूपी में खूब पांडे मिलेंगे तुम्हें, तो तुम कह सकते हो ये उसकी भाषा से या कुछ, दैट यही उसका डेमोनिम हो जाएगा, वहां से अगर तुम पहचान लो। या मान लो किसी का नाम है शेख अब्दुल खलील, है ना, तो तुम्हें पता है ऐसा आदमी दुबई से ही आएगा, शेख नाम लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डेमोनिम। सो डेमोनिम क्या होता है, एक ऐसा नाम जिससे आपकी जगह का पता चल जाए। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल इज डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी कौन होती है, ऑटोक्रेसी होती है जो अपने आप चलती है, इसमें कोई इलेक्शन नहीं होते, है ना। इसमें क्या होता है, सिंगल रूलर विद कंप्लीट पावर। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो पे अमीर आदमी जाएगा या गरीब, सीधी बात है अमीर आदमी जाएगा। तो प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों की सरकार। कैसे याद रखोगे भाई, जहां भी क्रेसी आता है वो मतलब सरकार होता है, सरकार या लॉ, सरकार या लॉ। एंड्रोक्रेसी, एंड्रो मतलब अंडे जैसा, एंड्रो मतलब अंडे जैसा, जिसकी कोई औकात ही नहीं है। कौन है ये मैन है, लड़का है, मैं हूं तुम हो, है ना। जब तक तुम कुछ कमाओगे नहीं तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम एप्स बना लो 8 की जगह, मतलब 6 की जगह 8 12 ऐप बना लो, 16 17 18 20 इंच का बाइसेप्स कर लो, कोई नहीं पूछने वाला। नौकरी होनी चाहिए भाई, नौकरी, पैसा होना चाहिए जेब में, दिस इज फॉर मैन। तो एंड्रो कौन है, अंडे जैसा, ऐसे याद रखोगे, कैन कौन, मैन। सो गवर्नमेंट बाय मैन, मर्दों की सरकार को हम कहेंगे एंड्रोक्रेसी। आंसर हो जाएगा इसका डेमोक्रेसी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, डेमागॉग। डेमा का मतलब तो हमें पता ही है, पीपल होता है। अ लीडर हु विन सपोर्ट बाय अराउजिंग द इमोशंस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, अ लीडर हु क्रिटिसाइज्ड बाय द पब्लिक, नहीं। अ लीडर हु इज philanthropist, नहीं। हु चीट्स द पब्लिक, ना। ये होता है अ लीडर हु सपोर्ट बाय अराउजिंग द, who wins support by arousing the emotions of ordinary people। एक ऐसा लीडर जो क्या करता है, जनता में आता है और जनता के जो इमोशंस हैं उनसे खेलता है और उनको अराउज करके उनका सपोर्ट ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे नेता जो बड़ी इमोशनल स्पीचेस देते हैं, ये हो जाते हैं बेसिकली डेमागॉग। ये लोगों के इमोशन से खेलते हैं और उन्हें अपने हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है भाई क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, कोई दुविधा, कोई शक, कोई तकलीफ रह गई है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो PW ऐप पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूं। उम्मीद है क्लास में मजा आया होगा। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगी। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।